नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आज अलग सी स्लाइड देखने को मिल रही है आपको। क्या लगता है, नई है या पुरानी स्लाइड है? ये मेरी सबसे पुरानी स्लाइड है। पढ़ाते टाइम जब मैंने यूज़ किया था तो दिस वॉज द फर्स्ट स्लाइड विच आई यूज्ड। ठीक है, तो देखा, पहले से ही मैं कलाकार हूँ। ठीक है, क्लास आपको दिखाई दे रही है? नमस्ते भाई, सब ठीक है? तो एंशियंट हिस्ट्री के 100 नोट्स अपलोड करा दीजिए। रोशन यादव, पहले एक लड़का था बाबू, आप ऐसा करिए, आप जाइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे एक ड्राइव का लिंक पड़ा हुआ है, उस ड्राइव के लिंक के ऊपर सारे नोट्स पड़े हुए हैं, कृपया करके वहां जाके देख लीजिए। लोग पैसों में बेच रहे हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप नोट्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। क्लास में मैं देख पा रहा हूँ, क्लास में अजय कुमार, पूनम यादव, ममता, रजत कुमार, विशाल और भी बहुत सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। तो आपका ये क्लास है जिसके अंदर हम मेडावल इंडिया को कवर करने वाले हैं, मध्यकालीन भारत को कवर करने वाले हैं। तो यस, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लास, जिसके अंदर आप एसएससी या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। जो क्लास आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। लगभग ये फोटो मेरा 2022 के आसपास का होगा। ये फोटो कब का होगा? तो देखो 2022 से और अब तक कितना चेंज हो गया है। ठीक है, हैंड मसल्स तो चलो ठीक है, बट 2022 से लेके अब तक कितना चेंज हो गया वो तो तुम देख लो। जितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। वी आर स्टार्टिंग द क्लास। स्टार्ट करें। हेलो, दिस इज द सिलेबस जो हमें कवर करना है, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मुगल्स। हम मुगल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पुट द हेडिंग ऑफ मुगल्स। पुट द हेडिंग ऑफ मुगल्स। मुगल्स की हेडिंग आप बना लीजिए फटाफट से। मुगल्स की हेडिंग आप बना लीजिए। ठीक है, मुगल्स की हेडिंग आप बना लीजिए। मुगल्स वाली फाइल नहीं है क्या इसमें? अरे यार, लीजिए भाई, हेडिंग बना लीजिए मुगल्स की। तो हुमायूं के बारे में बातें चल रही थी। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। थैनोस की धरती से प्रणाम, अंकुश मांझा मांझा, ध्यान दे लेकर थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हुमायूं को हमने भेज दिया था। मीर बाकी स्लाइड देख लेते हैं एक बार, लास्ट स्लाइड में क्या यूज हो रखा है। ओके, हम यहाँ पर पहुंच चुके थे कि 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम आपका चल रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले ना एक बार हुमायूं को कंप्लीट कर देता हूँ, देन हम सूरी डायनेस्टी को स्टार्ट कर लेंगे। सिंपल रहेगा, पहले मैं हुमायूं को कंप्लीट कर देता हूँ। तो हुमायूं, इसे भारत छोड़ना पड़ता है। तो 1240 में हुमायूं छोड़ देता है भारत को, और भारत से छोड़ के वो कहां चला जाएगा उसके बारे में अब हम बात करते हैं। फटाफट नोट करिए। तो आप लिखिएगा यहाँ पे, 1540 में हुमायूं के बारे में बात करना है, क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सूर्यवंश की नींव रख दी है। सूर्यवंश के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, पहले हुमायूं को कंप्लीट कर लेते हैं। हुमायूं को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, लिखिए। हुमायूं को एक बार कंप्लीट कर देते हैं, इसी पेज पे हुमायूं कंप्लीट हो जाएगा। फिर सूर्य डायनेस्टी को भी कंप्लीट कर दूंगा, पहले हुमायूं देख लीजिए एक बार। तो हुमायूं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हुमायूं के साथ क्या होता है, 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम होता है। 1540 में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ बिलग्राम आपको देखने को मिल जाता है, बिलग्राम। तो बैटल ऑफ बिलग्राम जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको पता लगता है वही बिलग्राम या कन्नौज का बैटल है। कन्नौज का बैटल है। इसके अंदर कौन कौन है सर? शेर खान आपको देखने को मिल जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन है? अपना हुमायूं। अब हुमायूं यहाँ हार जाएगा। हुमायूं लॉस्ट द बैटल और ही लेफ्ट इंडिया। ही लेफ्ट इंडिया, इसने भारत छोड़ा। तो पूछा जाता है कि हुमायूं के भारत से बाहर जाने में मदद किसने करी थी, तो आप इसमें लिखेंगे
हुमायूं की जो मदद करता है वो इसका भाई कामरान करता है। हुमायूं कामरान की मदद से फारस चला जाता है मीर अली अकबर के यहां पर। मैंने बताया 1540 में, 1540 में हुमायूं कामरान की सहायता से, हुमायूं कामरान की सहायता से, कामरान की सहायता से फारस चला जाता है, फारस गया, फारस चला गया। कामरान की सहायता से कहां चला जाता है? ही वेंट टू फारस, ही वेंट टू फारस। इस चीज को आप लिख लेंगे, हुमायूं कामरान की सहायता से, आप लिख लें हुमायूं ही वेंट टू फारस, ही वेंट टू फारस, या लिख सकते हैं ही वेंट टू पर्शिया, ही वेंट टू पर्शिया यानी फारस, ही वेंट टू फारस, पर्शिया यानी फारस। और इसमें किसने सहायता करी थी? हेल्प ऑफ कामरान, कामरान वॉज हिज ब्रदर, तो कामरान की सहायता से फारस चला जाता है अली अकबर के यहां पर। तो हुमायूं कहां पहुंचता है? अली अकबर के यहां पर, अली अकबर के यहां, पूरा नाम मीर अली अकबर, अली अकबर के यहां। अली अकबर आपके समझे में आएगा, ये फारस के धार्मिक गुरु हैं, फारस में धार्मिक गुरु हैं, ये रिलीजियस टीचर हैं, धार्मिक गुरु हैं। तो इनकी एक पुत्री है हामिदा बानो, इनकी एक पुत्री देखने को मिलती है जिसका नाम है हामिदा बानो, हामिदा बानो। तो ये हामिदा बानो के साथ प्रेम प्रसंग में आ जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके भाई। तो इसकी जो पुत्री है दैट इज हामिदा बानो है, हामिदा बानो, हामिदा बानो। तो पॉइंट यहां पर ये क्रिएट होके आएगा आपके सामने कि जैसे धार्मिक गुरु हैं, जो पुत्री हैं हामिदा बानो है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है सर, ये अली मीर अकबर है बाबू, पूरा नाम है मीर अली अकबर, मैं ये बोल के हटा था, आप थे नहीं यहाँ पे हैं, मीर अली अकबर है पूरा नाम। ठीक है, तो मैंने बताया फारस में धार्मिक गुरु हैं, रिलीजियस टीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, उनकी पुत्री हामिदा बानो। तो इनका हुमायूं के साथ एक प्रेम प्रसंग हो जाता है, हुमायूं से प्रेम प्रसंग इनका हो जाता है, हुमायूं से इनका एक प्रेम प्रसंग हो जाता है, हुमायूं से प्रेम प्रसंग हो जाता है, प्रेम प्रसंग होता है, हो जाता है। हुमायूं से क्या उनकी एक लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाती है, लव कनेक्शन बिटवीन इसके और हुमायूं के बीच में आपको एक लव रिएक्शन या लव कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो मीर अली अकबर है इसको यहां से निकाल देते हैं। पहले 1241 में इसका विवाह होता है, 1241 में हुमायूं का विवाह हुआ, हुमायूं का विवाह हुआ, हुमायूं का विवाह हुआ, का विवाह हुआ, शादी हुई हुमायूं की, और वह भारत लौट गया। हुमायूं गॉट मैरिड, हुमायूं गॉट मैरिड एंड रिटर्न्ड टू रिटर्न टू इंडिया, रिटर्न्ड टू इंडिया, और वो भारत लौट जाता है वापस। ठीक है जी हाँ, तो जब ये भारत वापस आता है तो यहां पे याद रखना, ठीक है, राजा वीरसाल के यहां, राजा वीरसाल कहां के हैं? सच, राजा वीरसाल अमरकोट सिंध के राजा हैं, अमरकोट सिंध के राजा हैं, अमरकोट सिंध, अमरकोट सिंध वीरसाल के पास हुमायूं ने शरण ली, के पास हुमायूं ने शरण ली, हुमायूं ने शरण ली, हुमायूं टुक शेल्टर एट राजा वीरसाल पैलेस, हुमायूं टुक शेल्टर एट राजा वीरसाल पैलेस, हुमायूं टुक शेल्टर,
हुमायूं टुक शेल्टर एट किंग वीरसाल प्लेस। तो वहां पे शेल्टर लेता है, प्लस अपनी वाइफ को भी वहीं पे रखता है। लगभग 3 से 4 साल का यह जो अपना हिसाब किताब वहां पे रखेगा, ठीक है। लगभग अच्छा 1500 है, अच्छा 12 लिख दिया मैंने। एक बात बताओ भाई, अगर ये 1540 में जाएगा तो 1241 में वापस कैसे आ सकता है? एक बात तो बताओ, थोड़ा तो सोचा करो यार। तो इसमें मैंने क्या बताया कि अमरकोट सिंध में, सिंध के पास हुमायूं ने शरण ली, टेक शेल्टर करता है। टुक शेल्टर इसका मतलब होता है शरण लेना, टुक शेल्टर। यही 1542 में इसका बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। यही यही 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ। अकबर गॉट बर्थ, अकबर वॉज बॉर्न। अकबर का जन्म यहीं पर हुआ है, तो उसका बचपन यहीं पर बीता है। अकबर वॉज बॉर्न, उसका जन्म होता है अकबर का, जन्म होता है अकबर का। कृपया करके इसको नोट करिएगा, फटाफट बताइए। ठीक है। सानिया का कहना है अगर सोच पाते तो यहां नहीं होते। सान्या, कोई बात नहीं। आगे बात करें। आगे बात करते हैं। फटाफट बताइए। अच्छा ये बताओ कि वो जो क्लास होती है आपकी, मॉडर्न की, आपके मैं रिकॉर्डेड डला दूं, ताकि तब तक आप साइड बाय साइड मॉडर्न देख पाएं। आगे बात करिए। अब हुमायूं को खबर लगती है कि 1500 अमरकोट सिंध के अंदर है, अमरकोट सिंध के अंदर है, उसके बारे में समझिएगा, अमरकोट सिंध के अंदर है। अब यहां मैं कुछ पूछना जैसे चाहता हूं, उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ठीक है, यहां इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए जी, बात करते हैं इसके बारे में। जैसा मैंने बताया हुमायूं के ही पॉइंट चल रहा है, तो दैट इज हुमायूं। तो जैसा मैंने बताया भाई, यहां पर अभी तो वही चल रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1545 में इसको पता लगता है कि शेर शाह की डेथ हो चुकी है। 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद, शेर शाह की मृत्यु के बाद, शेर शाह की मृत्यु के बाद, अब ये कुछ अलग सोचने लगता है कि शेर शाह की मृत्यु के आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह, आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह, शेर शाह की डेथ हो जाती है। शेर शाह की डेथ हो जाती है कि हाँ ठीक है, शेर शाह की डेथ हो गई है, आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह, शेर शाह की मृत्यु हो गई। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। बताइए सर। सर आफ्टर डेथ ऑफ शेरशाह हमें पता लगा शेरशाह की डेथ हो चुकी है, और इसके बाद ही हुमायूं कामरान के पास जाकर सेना एकत्रित करता है। हुमायूं 1545 से 1545 में कामरान के पास जाकर सेना एकत्रित करता है। कामरान के पास जाकर सेना एकत्रित करता है, और सही समय का इंतजार करता है। सेना एकत्र करेगा,
सेना एकत्र करता है और वो सही समय का इंतजार करता है कि सही समय आने दीजिए। फिर वो जैसे ही सही समय का वेट करता है तो उसको पता लगता है कि हाँ सही समय आ चुका है। 54 और 55 के मध्य वह पुनः अटैक करता है दिल्ली की तरफ। 1554 और 55 में हुमायूं दोबारा से एक राजा की भांति अटैक करता है। ठीक है, हुमायूं ने भारत में सेना के साथ प्रवेश किया और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा लड़ा। हुमायूं ने भारत में सेना के साथ प्रवेश किया। हुमायूं ने भारत में सेना के साथ प्रवेश किया। भारत में सेना के साथ प्रवेश किया। सेना के साथ प्रवेश किया। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, हुमायूं एंटर्ड। अंकित शाह बच्चे एक बार दोबारा आप अपना देखिए आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, हुमायूं ने भारत में सेना के साथ प्रवेश किया। हुमायूं री एंटर्ड और री एंटर्ड with Humayun re-entered with army in India। मच्छीवाड़ा युद्ध आपको देखने को मिलता है। मच्छीवाड़ा युद्ध, तो जो मच्छीवाड़ा युद्ध आपको यहां पर देखने को मिला है, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा युद्ध है। इसमें नसीब खान और लतार खान बैटल लड़ते हैं अकबर यहां हुमायूं के अगेंस्ट। नसीब और लतार, नसीब खान और लतार खान। और जब ये बैटल लड़ते हैं दोनों ही हार जाते हैं। किसके अगेंस्ट बैटल लड़ रहे हैं? अगेंस्ट हुमायूं। तो जीतता कौन है इसमें? हुमायूं वॉन द बैटल। हुमायूं ही इस युद्ध को जीतता है। हुमायूं वॉन द बैटल, हुमायूं के द्वारा ही ये युद्ध जीता जाता है। ठीक है, तो वॉन द बैटल, हुमायूं ही इस युद्ध को जीतता है। हुमायूं को यहां आके कम से कम इतना भरोसा हो गया कि हाँ जो सेना मैंने एकत्रित करी है उस सेना में दम तो है, जो सेना मैंने एकत्रित करी है उस सेना में दम तो है। और इसी के बाद आप देखेंगे 1555 में, और इसी के बाद आप देखेंगे 1555 में, और इसी के बाद हमें पता लगेगा 1555 में देखते हैं एक होता है यहां पर बैटल ऑफ सरहिंद। सरहिंद का बैटल आपको देखने को मिलता है। सरहिंद का युद्ध आपको देखने को मिल जाएगा। सरहिंद का युद्ध आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो सरहिंद का युद्ध आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हमें थोड़ा समझना होगा, सरहिंद के बैटल के बारे में हम जिसके बारे में समझना चाहते हैं उसको समझिए कि बैटल ऑफ सरहिंद क्या है। तो बैटल ऑफ सरहिंद के बारे में अगर हम बात करेंगे, बैटल ऑफ सरहिंद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर होता है सिकंदर शाह सूरी, एक तरफ होता है सिकंदर सूरी, एक तरफ हो रहा है सिकंदर सूरी, और एक तरफ आपको देखने को मिलता है अगेंस्ट हुमायूं, और अगेन हुमायूं इस बैटल को जीत जाता है और दोबारा से अपनी पावर्स को प्राप्त करता है हुमायूं। तो इसको कौन जीतता है? हुमायूं अगेन वॉन द बैटल। हुमायूं वॉन द बैटल। हुमायूं अगेन इस बैटल को जीत जाता है। हुमायूं पुनः इस बैटल को एक बार जीत जाता है। हुमायूं अगेन इस बैटल को जीत जाता है। काइंडली इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुधांशु भाई ध्यान दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके बाद हुमायूं के शासनकाल में क्या ही हो पाया है एक साल में। इतनी कुछ ज्यादा खास बातें हुई नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। क्या ये मच्छीवाड़ा पंजाब वाला है? हाँ जी, ये मच्छीवाड़ा पंजाब वाला है। सर सभी रूलर दिल्ली पे क्यों रूल करना चाहते थे? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट था। जिसके हाथ में दिल्ली होगी वो भारत का राजा कहलाएगा। थैंक यू, थैंक यू। चालाक नहीं हो भाई साहब मैं।
ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डेथ की बात कर लेते हैं। हुमायूं का हुमायूं का शासनकाल सेकंड फेज, शासनकाल द्वितीय सेकंड फेज है आपका, ये सेकंड फेज ऑफ हुमायूं, सेकंड फेज ऑफ हुमायूं। तो ये दीन पनाह शहर में इसने एक दीन पनाह शहर बसाया था। 1531 में इसने एक दीन पनाह शहर बसाया था, आप लिख सकते हैं 1531 से 33 इस समय में इसने दीन पनाह शहर बसाया था। दीन पनाह शहर इसने बसाया था, दीन पनाह शहर बसाया था, शहर बसाया था। तो ही मेड ए दीन पनाह सिटी। इसी में शेरशाह सूरी ने इसी के आसपास शेरशाह ने किला एक कुहना बनाया था। क्या बनाया था? किला एक कुहना। क्या बनाया था? किला एक कुहना बनाया था, किला एक कुहना, किला एक कुहना। तो जो किला एक कुहना वहां पर बनाया गया कि भाई क्या बनाया, किला एक कुहना यहां पर बना दिया गया। किला एक कुहना बनाया था जिसको पुराना किला कहते हैं, इसी को हम पुराना किला कहते हैं आज की डेट में। इसी को हम क्या बोलते हैं? पुराना किला, किला इसको बोलते हैं। दिस इज नोन एज ओल्ड फोर्ट, इसी को हम ओल्ड फोर्ट बोलते हैं। इट इज नोन एज ओल्ड फोर्ट, इसी को हम ओल्ड फोर्ट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ओल्ड फोर्ट के तौर पर हम इसको जानेंगे। यहीं पे याद रखना, इसी में आपको एक लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। इसी में शेरे मंडल लाइब्रेरी थी, शेरे मंडल, इसी में शेर ए मंडल पुस्तकालय था, शेरे मंडल पुस्तकालय था, शेर ए मंडल पुस्तकालय था। इसी में क्या था? शेर ए मंडल पुस्तकालय था। ओके भाई, तो यहां क्या था? शेर ए मंडल पुस्तकालय था। और उसी पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। बात को समझिएगा, ठीक है। इसी की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में मृत्यु, 1556 में इसी से गिरकर इसकी मृत्यु हुई, गिरकर मृत्यु। डाइड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम लीडर्स, डाइड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, डाइड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, सीढ़ियों से गिरा और उसकी मौत हो गई। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको रही होगी, आप बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। बताइए, दीन पनाह शहर के बारे में कोई और समस्या आपको आई हो? दीन पनाह शहर किसने बनवाया था? दीन पनाह शहर किसने बनाया था? सिर्फ वो हुमायूं ने ही बसाया था। आगे हम बात करते हैं। अगर ये आपको नोट कर पाए हैं आप इस चीज को, तो वी आर मूविंग फर्दर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। इसका मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका मकबरा दिल्ली में है, मकबरा। इसका मकबरा टॉम कहां पर है? दिल्ली में है भाई, हाजी बेगम, हाजी बेगम ने बनवाया। ठीक है। इसका हुमायूं नामा किसने लिखा? इसकी बायोग्राफी यानी इसकी जीवनी किसने लिखी है? तो इसकी जो जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? जीवनी, बायोग्राफी कौन लिखेगा? इसका बायोग्राफी, तो उसकी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई बताएगा कोई? सर, हुमायूं की बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? सर, हुमायूं की बायोग्राफी है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, ठीक है। फारसी में है
गुलबदन ने लिखी है, गुलबदन ने लिखी है, गुलबदन द्वारा। गुलबदन इसकी बहन है, गुलबदन ने लिखी है जो इसकी सिस्टर है। फटाफट नोट करिए। ठीक है, ये पता है क्या करता था, ये एस्ट्रोनॉमी में मानता था, यह ज्योतिष में मानता था, ये खगोल व ज्योतिष में माना करता था। हुमायूं खगोल व ज्योतिष में मानता था, खगोल व ज्योतिष में मानता था, खगोल व ज्योतिष में मानता था, ज्योतिष में मानता था, मैं मानता था। बिलीव एस्ट्रोलॉजी, बिलीव एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में मानता था। सातों दिन सात अलग वस्त्र पहनता था, सात अलग रिंग्स पहनता था, अलग अलग अंगूठी पहनता था, अलग अलग अंगूठी पहनता था और वस्त्र पहनता था, अलग अलग अंगूठी और अलग अलग वस्त्र पहनता था, अलग अलग वस्त्र पहनता था। तो दोनों चीजें पहना करता था, अलग अलग अंगूठी और अलग अलग वस्त्र। सेपरेट रिंग्स पहनता था एंड सेपरेट क्लोथ्स पहनता था। कमाल की बात यह है, ये कानून ए मसूद, कानून हुमायूनी के अंदर लिखा हुआ है। ये बुक किस बुक में लिखा है? कानून हुमायूनी के द्वारा लिखा गया है। एक बुक में लिखा हुआ है कानून हुमायूनी। हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी में लिखा हुआ है। कानून हुमायूनी के अंदर लिखा हुआ है, जिसको ख्वान दमीर ने लिखा है। जिसको किसने लिखा है? ख्वान दमीर ने लिखा है भाई, ख्वान दमीर, ख्वान दमीर, ख्वान दमीर के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है? जिसको ख्वान दमीर ने लिखा है, ख्वान दमीर के द्वारा उसको लिखा गया है। थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहां हुमायूं के बारे में मैंने बताया। इसका जो मकबरा है दिल्ली में है, जैसे मैंने बताया। पहला चार बाग शैली में था, पहला चार बाग शैली में था, पहला चार बाग शैली। इसको बनाने के लिए फारस से लोग आए थे। इसको प्लीज कहीं पे लिख लेना कि इसको बनाने के लिए फारस से लोग आए थे। सिख गुरु से इसने अंगद देव जी से आशीर्वाद प्राप्त भी किया था। युद्ध से पहले अंगद देव जी से इसने आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। युद्ध से पहले, सरहिंद के युद्ध से पहले सेकंड सिख गुरु, सिख गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ब्लेसिंग्स इसने ली थी, आशीर्वाद लिया था, आशीर्वाद इसने लिया था। ठीक है, याद रखना। नमस्ते सर। हेलो, हाँ बोलिए। नोट किया आपने? क्लास डाउनलोड क्यों नहीं होती है इसका तो मैं क्या ही बताऊं भाई आपको। फटाफट नोट करो। नोट किया आपने? लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट किया आपने? हम्म। मैं माइक नीचे खाली राकेश सर के लिए ही करता हूँ, और किसी के लिए मैं माइक नीचे नहीं करता है। ये भी ठीक है भाई थारा।
सर सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, शेरशाह की या हुमायूं की? हुमायूं की हुई थी यादव जी। रेस्पेक्ट बोलते हैं उसे, रेस्पेक्ट। हाँ सीनियर है, रेस्पेक्ट है, हमेशा रहेगी। हाँ लेकिन मैं बाकी बहुत सारे लोग जैसे करते हैं कि बिल्कुल ये वो नहीं। विशु तिवारी भाई टेंशन मतलब वो डल जाएगी आज। नीचे वाला समझ नहीं आ रहा, मैंने बताया अंगद देव जी से ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद प्राप्त किया था। अंगद देव जी दूसरे सिख गुरु हैं, उन्हीं से इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। याद रखेंगे। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। शाबाश, शाबाश, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम। लीजिए, आगे हम बात करते हैं। आगे का देखिए। अब हेडिंग डाल दीजिएगा सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि हम यहां पढ़ेंगे सूरी डायनेस्टी। हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ सूरी डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो सूरी डायनेस्टी में तो यही देखने को मिलता है। तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? सूरी डायनेस्टी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 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 और सूरी डायनेस्टी के अंतर्गत आप याद रखेंगे, हम सूरी वंश की बात कर रहे हैं। कौन सा वंश? सूरी वंश की बात कर रहे हैं। सूरी वंश की हम बात कर रहे हैं। सूरी वंश की हम बात कर रहे हैं। तो यहां शेर शाह सूरी की हम बात करेंगे। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी की हम बात कर रहे हैं। शेर शाह सूरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। ओके, क्यों? क्योंकि भाई सूरी डायनेस्टी का जो टोटल टेन्योर है वो 1540 से स्टार्ट होकर 55 तक जाएगा। तो इसके अंदर जो शेर शाह सूरी है, सबसे पहले हम इसकी पर्सनल लाइफ को देखेंगे, इसका व्यक्तिगत जीवन, और फिर इसको एक शासक की भांति देखेंगे। यहाँ इसके व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूँ। व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जीवन की हम बात करते हैं। इसका जन्म कब होता है, जन्म मृत्यु, इस सब के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो फटाफट इसकी हेडिंग डाल लेंगे, फटाफट इसकी हेडिंग डाल लेंगे बिना परेशानी के। इसका जन्म 1472 के अंदर हुआ था, जौनपुर में हुआ था। पिता का नाम हसन खान था, इसका बचपन का नाम फरीद खान है। व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल इसकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसको। 1472 में जौनपुर में जन्म हुआ। थोड़ा सा तेज लिखना है इसको, ठीक है। जौनपुर में जन्म हुआ, जौनपुर में जन्म हुआ। तो इसकी प्राइमरी एजुकेशन भी यहीं पर हुई है, जौनपुर। तो इसकी प्राइमरी एजुकेशन भी यहीं पर हुई है। तो इसकी प्राइमरी एजुकेशन भी यहीं हुई। पिता का नाम हसन खान है, पिता का नाम है हसन खान, खुद का नाम फरीद खान, पिता का नाम हसन खान है। खुद का बचपन का नाम क्या है? इसका बचपन का नाम क्या है? नाम फरीद खान है, इसका बचपन का नाम फरीद खान है, फरीद खान। अपनी प्राइमरी एजुकेशन जौनपुर से प्राप्त करने के बाद, अपनी प्राइमरी एजुकेशन जौनपुर से प्राप्त करने के बाद यह सासाराम के गवर्नर, सासाराम के गवर्नर के यहां अंगरक्षक बन गया। अपनी, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद, पूरी करने के बाद, पूरी करने के बाद प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सासाराम के गवर्नर, सासाराम के गवर्नर बहार खान लोहानी का, बहार खान लोहानी का, बहार खान लोहानी का, लोहानी का गवर्नर बन गया। बहार खान लोहानी का अंगरक्षक बना, अंगरक्षक बना। अंगरक्षक का मतलब होता है अपॉइंटेड एज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड।
एक दिन वो शिकार पर गया था और उस पर शेर ने हमला कर दिया और इसके बॉडीगार्ड ने एक ही वार से, तलवार के से शेर मार दिया। ठीक है, कहते गिदड़ा दा फिरदा ग्रुप फिरदा नहीं, कहते शेर मारना। तो भाई इसने मार दिया शेर। तो बाहर खान ने इसको एक नाम दे दिया कि आज से तुम हो गए शेर खान, शेर खान, शेर खान, शेर खान। क्या नाम दे दिया इसको? शेर खान नाम दे दिया। तो इसको क्या नाम दे दिया भाई? इसको नाम दे दिया शेर खान। तो जैसे मैंने बताया, बहार खान लोहानी जो अंगरक्षक आपको देखने को मिलते हैं, सासाराम के गवर्नर बहार खान लोहानी है। तो इनको जैसा मैंने बताया, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो सासाराम के गवर्नर बहार खान लोहानी का अंगरक्षक बना दिया गया। एंड भाई साहब याद रखना, भाई साहब याद रखना कि भाई सासाराम के गवर्नर बहार खान लोहानी का जैसे ही अंगरक्षक बनाए जाने की बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा दिमाग में बस कंसीडर कर लेना, थोड़ा दिमाग में बस आप ये चीज कंसीडर कर लेना कि बहार खान ने इन्होंने ही फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। इन्होंने ही फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। शेर खान की उपाधि दी। उपाधि दी। तो इन्होंने ही फरीद खान को क्या उपाधि दी? शेर खान की उपाधि दी। ही गिव द टाइटल ऑफ शेर खान टू फरीद खान। ठीक है, याद रखना। बहुत उम्र का था। बहार खान की डेथ के बाद उसकी पत्नी से विवाह करके सासाराम का गवर्नर बन गया। और ये जो शेर खान है, ये बहुत ज्यादा चालाक चंट आदमी था। तो याद रखना, शेर खान बहार खान की डेथ के बाद उसकी विधवा से विवाह करके, बहार खान की मृत्यु के बाद बहार खान की मृत्यु के बाद उसकी विधवा से विवाह करके सासाराम का गवर्नर बन गया। उसकी विधवा से निकाह करके, क्योंकि विवाह थोड़ी हो सकता है। ये भी ठीक है यार। उसकी विधवा से निकाह करके, ये ले भाई, उसकी विधवा से निकाह करके क्या बन गया? सासाराम का गवर्नर बना। सासाराम गवर्नर बना। तो इस तरीके से वह सासाराम का गवर्नर बन गया। ठीक है, याद रखना। तो ये इस तरीके से इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने एक बार में खेल खत्म इसका कर दिया पूरा। अब हम बात करते हैं शासक की भांति इसका कार्य। दिल्ली में शासक कब बनाए? दिल्ली का शासक कब बना? दिल्ली का शासक बना 1540 में। 1540 में तभी बना था शासक। 1540 में ही बना था। क्लियर सी बात है जी सर, 1540 में ही बना था। होशियारपुर में पैदा होता तो चालाक तो होगा ही। वाह वाह वाह। होशियारपुर में इसका बाप पैदा हुआ था। फरीद खान का जो बाप है ना, ये हसन खान, ये पैदा हुआ था फरीदपुर में, पंजाब वाले में। तो मैंने क्या बताया? शेर शाह सूरी के बारे में मैंने बताया कि 1540 में दिल्ली का शासक बना। ठीक है, और इसको पूछा जाता है कि ये अफगानी वंश है। यह सूरी वंश एक अफगानी वंश है, अफगान का है, अफगानी वंश। इनकी रूट्स अफगान की है। दैट इज अफगानी डायनेस्टी। यह एक प्रकार की अफगानी डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाती है। अब एक बार और समझना कि यहां 1540 में आपको पता लग जाता है कि शेर शाह सूरी बन चुका है यहाँ पे रूलर। तो इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य आप देख लीजिए। प्रमुख कार्य, तो देखो प्रमुख कार्य इंपोर्टेंट वर्क्स में सबसे पहले टेंट वर्क के बारे में बात करूं तो इसने रुपया प्रणाली शुरू करी, डेसिमल सिस्टम शुरू किया। रुपया प्रणाली इसने शुरू करी, डाक व्यवस्था शुरू करी, हुलिया प्रथा इसने शुरू करी।
हुलिया प्रथा इसने शुरू करी। ठीक है, दाग प्रथा इसने शुरू करी, दाग प्रथा इसने शुरू करी, घोड़ों पर दाग प्रथा होती थी। तो रुपया प्रणाली, ये सब की सब चीजें इनके द्वारा स्टार्ट की गई हैं। ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत है? नहीं सर। रुपया चांदी के एक सिक्के जैसा होता था, रुपया प्रणाली। चांदी के कॉइन्स ही रुपया कहलाते थे, चांदी कॉइन्स को रुपया कहते थे। चांदी का होता था रुपया, याद रखना। प्लस इसके समय में जो कॉपर कॉइन्स चलते थे, कॉपर कॉइन्स जो चलते थे, कॉपर कॉइन्स को बोलते थे दाम। इसके समय में जो कॉपर कॉइन्स चलते थे उनको बोला जाता था दाम। कॉपर का मतलब होता है, कॉपर यानी तांबा, तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? दाम कहलाते थे। इसके समय में तांबे के सिक्के कहलाते थे दाम। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या कहीं से कहीं तक भी हुई होगी। ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पट्टा प्रथा भी इसी के द्वारा शुरू की गई है। जी हाँ, भारत में रुपया प्रणाली दो तरीके से चलाई थी इसने, एक अरबी और देवनागरी, बिल्कुल चलाई थी। रुपया प्रणाली जो इसने चलाई है, चांदी के सिक्के जो चलते थे, कुछ अरबी चलते थे, कुछ देवनागरी भी चलते थे। तो अरेबिक भी चलते थे और देवनागरी भी चलते थे, देवनागरी भी चलते थे, देवनागरी भी चलते थे, नागरी भी चलते थे। पट्टा प्रथा भी इसी के द्वारा चलाई गई, पट्टा प्रथा। पट्टा सिस्टम क्या होता था? ग्राम समाज की जमीन को उन लोगों को बांटना जिनके पास जमीन नहीं है। दाग प्रथा तो अलाउद्दीन ने शुरू करी थी। इसने अपने सेना में जिन लोगों को शामिल किया था, उनके घोड़ों पर दाग लगाए जाते थे, उनको एक ड्रेस दी जाती थी, उनको पैसे दिए जाते थे। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी इसी के समय में। ठीक है, याद रखिएगा। दो शहरों के नाम इसने परिवर्तित किए, पाटलिपुत्र का नाम इसने पटना रखा और कन्नौज का नाम शेर सूरनगर रखा। कबूलियत प्रथा, कबूलियत प्रथा पट्टा प्रथा का हिस्सा थी। कबूलियत सिस्टम, कबूलियत प्रथा इसी में आएगी, कबूलियत प्रथा इसी में आएगी, कबूलियत प्रथा इसी में आएगी। कबूलियत इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे के बारे में समझिएगा, आगे किस तरीके से आपको बातें पता लगेंगी उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको समझिए, थोड़ा सा बताते हैं। देखो, जितने भी कार्य यहां पर देखने को मिलते हैं उसके अंतर्गत ना एक और स्पेसिफिक सी चीज आपको देखने को मिलती है कि भाई इसने दो शहरों के नाम परिवर्तित किए हैं, दो शहरों के नाम परिवर्तित, शहरों के नाम परिवर्तित, परिवर्तित। ये अल्टर द नेम ऑफ टू सिटीज, अल्टर द नेम ऑफ टू सिटीज। जैसे इसने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा, जैसे इसने पाटलिपुत्र का नाम क्या रखा? पटना रखा। और कन्नौज का नाम शेरसूर नगर रखा, और कन्नौज का नाम क्या रखा? शेरसूर नगर। कन्नौज का नाम इसने रखा शेरसूर नगर, नाम रखा कन्नौज का नाम इसने रखा शेरसूर नगर। कन्नौज का नाम इसके द्वारा ही रखा जाता है, शेरसूर नगर, शेर शूर नगर। तो पटना का नाम क्या रखा जाता है? शेरसूर नगर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या रही होगी किसी प्रकार की भी, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, फटाफट से फटाफट बताइए। देन भारत में सर्वाधिक सड़क निर्माण मुगल सल्तनत के समय पर या इसके समय पर ही हुआ है। सड़क का, बहुत सारी सड़कों का निर्माण इसके द्वारा कराया गया है, समझिए। ठीक है, फटाफट बताइए।
ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके समय में समकालीन लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, अखरावट, पद्मावत, आखिरी सलाम नाम की किताबें लिखेगा। और अब इसके समय में देख लीजिएगा, इसके द्वारा बनाई गई प्रमुख सड़कें, वहां से हम कल स्टार्ट करेंगे प्रमुख सड़कों से आगे। सूरी डायनेस्टी के समय में बनी प्रमुख सड़कों की हम बात कर लेते हैं, प्रमुख सड़कें इसके द्वारा जो बनी है, फेमस रोड्स, प्रमुख सड़कें, मेजर रोड्स की हम कल बात कर रहे होंगे, मेजर रोड्स। और कल हम पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर देंगे, पूरी सूरी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी के बारे में बातें होती हैं। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं कराते आप? आपको सूरी डायनेस्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुगल्स पढ़ सकते हैं, जो मुगल्स मैंने कराया हुआ है, अब मुगल्स पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं मुगल्स प्रैक्टिस बाय जीत राणा, आपको मिल जाएगा, जिस भी एग्जाम के लिए जो उस एग्जाम का मिल जाएगा। अब बताइए, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर इसने भूमि नापने के लिए सिकंदर गज और सन की डंडी का यूज किया था। हाँ, इसने गज सिकंदरी का यूज किया था या सन की डंडी का यूज किया था। आगे अकबर चल के चेंज करेगा, वो जरीब लेकर आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।